चलिए क्रय के बाद आगे बढ़ते हैं अपन। क्रय वापसी। क्रय वापसी या इसी को बोलते हैं अपन बाह्य वापसी। नाम याद रखना है, क्रय वापसी या इसी को बोलते हैं बाह्य वापसी। जब कोई व्यापारी या जब कोई व्यक्ति माल खरीदता है एक व्यापारी से, और माल खरीदने के बाद उसे जब पसंद नहीं आता है माल किसी कारणवश, या माल में कोई खराबी होती है, तो ऐसी दशा में उस माल को ले जाकर व्यापारी को वापस कर देता है। तो उस वापस करने की क्रिया को ही बोलते हैं क्रय वापसी। नाम से ही मालूम चलता है, क्रय वापसी। माल खरीदने के बाद पसंद नहीं आया या उस माल में किसी प्रकार से कोई खराबी हो गई, तो उस माल को ले जाकर व्यापारी को जब वापस कर दिया जाता है, तो उस वापस करने की क्रिया को ही बोलते हैं क्रय वापसी या उसी को बोलते हैं बाह्य वापसी। आई बात समझ में? तुमने एक स्टेशनरी दुकान से एक पुस्तक खरीदा, पुस्तक खरीदकर घर ले गए, मालूम चला बीच में फटा हुआ है। तुमने तुरंत उस पुस्तक को ले जाकर व्यापारी को लौटा दिया कि ये पुस्तक फटा हुआ है, नहीं चाहिए, वो व्यापारी रख लिया। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? क्रय वापसी। ठीक ठीक उसी प्रकार से आता है यहाँ पर विक्रय। क्रय के बाद क्या आता है? विक्रय। जब कोई व्यापारी किसी उपभोक्ता को कोई वस्तु देता है और उसके बदले में पैसा लेता है, तो वह क्रिया कहलाती है विक्रय। विक्रय दो प्रकार से होता है, एक नगद विक्रय और दूसरा उधार विक्रय। अगर मान लो व्यापारी ने पुस्तक दे दिया, सामान दे दिया या पुस्तक दे दिया और उसे पैसे की प्राप्ति नहीं हुई और ग्राहक ने कहा कि मैं 1 महीने के बाद पैसा दूंगा, तो वह कहलाता है उधार विक्रय। और जैसे ही व्यापारी ने वस्तु दिया और उसे पैसे की प्राप्ति हो गई, तो वह कहलाता है नगद विक्रय। तो विक्रय कितने प्रकार का होता है? 2। क्रय भी 2 प्रकार का होता है, नगद और उधार। माल खरीदे पैसा दिए तो नगद क्रय, माल खरीदे पैसा नहीं दिए 1 महीने के बाद देंगे तो उधार क्रय। ठीक विक्रय भी, माल बेचे पैसा मिला नगद विक्रय, माल बेचे पैसा बाद में मिलेगा उधार विक्रय। ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसी में आपका विक्रय वापसी। बेचा हुआ माल, मान लो कि मैं व्यापारी हूँ, मैंने माल बेच दिया और अगला व्यक्ति ने क्या किया, उस माल को लाकर मेरे पास वापस कर दिया, तो कहलाता है विक्रय वापसी। या इसी को कमर्शियल भाषा में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे अपन आंतरिक वापसी। क्या बोलेंगे इसको? आंतरिक वापसी। बेचा हुआ माल किसी कारण से अगर वापस आ जाता है, तो उस वापस आए हुए माल को ही विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में आ रहा है सभी को? फिर चलते हैं आगे अपन। रहतिया या शेष माल। एक व्यापारी ने जो है 10,000 रुपये का माल अपने दुकान में रखा। एक व्यापारी ने 10,000 रुपये का माल अपने व्यापार में रखा और उस 10,000 रुपये के माल को बेचता गया और वर्ष के अंतिम समय यानी 31 दिसंबर तक उसने 8,000 रुपये का माल बेच दिया और उसके पास बच गया शेष 2,000 रुपये का माल। तो अंतिम शेष जो कहलाएगा, 2,000 रुपये का जो माल बचा है वह कहलाता है अंतिम शेष या अंतिम रहतिया। वर्ष के अंत में बचे हुए माल को ही क्या बोलते हैं? अंतिम रहतिया। और वही अंतिम रहतिया आने वाले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा? प्रारंभिक स्कंद या प्रारंभिक रहतिया। स्कंद को ही रहतिया बोलते हैं। शब्दों पर ध्यान देना है। व्यापारी द्वारा माल बेचने पर वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है वह कहलाता है अंतिम स्कंद या अंतिम रहतिया। और वही अंतिम स्कंद या अंतिम रहतिया अगले वर्ष के प्रारंभ में बन जाता है प्रारंभिक स्कंद या प्रारंभिक रहतिया। सही बात में? तो ये अंतिम स्कंद या अंतिम रहतिया। हाँ, वही अंतिम रहतिया अगले वर्ष के प्रारंभ में क्या बन जाएगा हमारे लिए? प्रारंभिक स्कंद या प्रारंभिक रहतिया। बट्टा। बट्टा का नाम सुने हो? बट्टा यानी होता है छूट।
बट्टा यानी क्या होता है? छूट। छूट का मतलब देखते हो दीपावली वगैरह का त्यौहार आता है या कोई कोई भी त्यौहार आता है यहाँ पर, तो वहाँ लिखा रहता है कि यहाँ से आप माल खरीदोगे, 1,000 रुपये का माल खरीदोगे 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, 2,000 रुपये का माल खरीदोगे तो 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, ऐसा दिया जाता है। तो ये जो है माल को अधिक से अधिक मात्रा में बेचने के लिए एक प्रकार से प्रलोभन दिया जाता है, ग्राहकों को छूट दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोग यहाँ पर आएँ और माल को खरीदें। अब 10,000 रुपये का माल खरीद लेते हो, बोलता है कि 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो 10,000 का 10% निकालते हैं तो 1,000 रुपये डिस्काउंट मिलेगा और हमको कितना भुगतान करना पड़ेगा? 9,000। तो व्यापारी के द्वारा माल खरीदने पर जो एक विशेष छूट दी जाती है या एक विशेष रकम में रकम कम ली जाती है, तो उस कम लिए गए रकम को ही या कम मात्रा में जो रकम काट कर लिया जाता है बख्शीश रकम, उसको क्या बोलते हैं अपन? छूट या बट्टा। ठीक है। ये बट्टा दो प्रकार से होता है, एक व्यापारिक बट्टा और दूसरा नगद बट्टा। व्यापार में बट्टा दो प्रकार का होता है, एक व्यापारिक बट्टा और दूसरा नगद बट्टा। नगद बट्टा का मतलब ग्राहक जब माल खरीदता है, मान लीजिए उसने 20,000 रुपये का माल खरीद लिया, तो व्यापारी उसको बोलता है कि अगर आप मुझे तुरंत रकम का भुगतान कर दोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए उसने वहाँ पे बट्टा दिया, छूट दिया, ताकि उस व्यापारी से, उस ग्राहक से हमको तुरंत पैसा मिल जाए। ठीक है। तो नगद बट्टा किसको बोलेंगे अपन? तो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने हेतु व्यापारी द्वारा ग्राहक को जो छूट दिया जाता है, इसके कारण वह ग्राहक स्वयं शीघ्र रकम का भुगतान कर देता है, वह कहलाता है कौन सा बट्टा? नगद बट्टा। और दूसरा होता है व्यापारिक बट्टा। अपने माल को अधिक से अधिक मात्रा में बेचने के लिए व्यापारी के द्वारा जो छूट दी जाती है, वह छूट कहलाती है व्यापारिक बट्टा। हमारी भाषा में जैसे बताया ना अभी कि व्यापारी वहाँ पे इसका ऑफर देता है, पोस्टर लगा देता है कि हमारे यहाँ से इतने का माल खरीदोगे तो इतना % डिस्काउंट दिया जाएगा। 10,000 का माल खरीदोगे 5%, 20,000 का माल खरीदोगे 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अपने माल को अधिक से अधिक मात्रा में बेचने के लिए व्यापारी के द्वारा जो छूट दी जाती है, वह कहलाता है व्यापारिक बट्टा। दूसरी बात यहाँ पे याद रखना है कि नगद बट्टा हमेशा नगद पर दिया जाता है, मतलब शीघ्र भुगतान करने पर दिया जाता है, और व्यापारिक बट्टा नगद और उधार दोनों पर दिया जाता है। व्यापारिक बट्टा नगद और उधार दोनों पर दिया जाता है। ठीक है। आगे बस में तो अक्सर जो है व्यापारिक बट्टा उधार पर ही दिया जाता है। चलो इसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पर व्यापारिक बट्टा समझ में आ गया सभी को, नगद बट्टा समझ में आ गया। व्यापारिक बट्टा नगद बट्टा के बाद चलते हैं आगे कमीशन या वर्तन। अगला देखते हैं अपन यहाँ पर कमीशन, या इसी को बोलते हैं अपन वर्तन। कमीशन या वर्तन, वर्तन नहीं वर्तन। कमीशन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर हमारा कार्य करवाता है या हमारा माल बेचने में हमारी मदद करता है, तो विक्रेता के द्वारा जो उसे रकम दी जाती पुरस्कार स्वरूप, वह राशि कहलाती है कमीशन। अब मान लो बड़े बड़े थोक व्यापारी होते हैं, कपड़े के व्यापारी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बीच में थोक व्यापारी जो है फुटकर व्यापारियों को माल तो देते ही हैं, साथ ही साथ एक फेरी वाले व्यापारियों से उनका संपर्क हो जाता है, और फेरी वाले व्यापारी को क्या करता है, वह 10,000 रुपये का माल दे देता है और बोलता है कि 10,000 रुपये का टोटल माल है, इस माल को बेचकर अगर तुम मुझे 10,000 रुपये ला कर देते हो, ये पूरा माल 10,000 का बिकेगा और इसका ये रेट है, इस प्रकार से पूरा क्लियर कर देगा। और वह व्यापारी को बोलेगा कि अगर तुम इस माल को बेचकर मुझे 10,000 रुपये ला कर देते हो तो मैं तुमको 10% कमीशन दूंगा। तो फेरी वाला व्यापारी बिना पूंजी लगाए वहाँ से माल उठाकर गली मोहल्ले में घूमकर बेच देता है, और बेचने के बाद उस राशि को लाकर उस थोक व्यापारी को दे देता है। अब चाहे वो एक दिन में बेच कर लाए या 2 दिन में बेच कर लाए, ये इसके ऊपर निर्भर करता है, किसके ऊपर? फेरी वाले व्यापारी के ऊपर। और जब वो बेच कर लाकर
वह रकम देता है तो तुरंत 10,000 का 10% निकाल कर 1,000 रुपये उस फेरी वाले को दे देता है, तो वह राशि कहलाती है कमीशन। बस में तो यहाँ पे बिना पूंजी लगाए ही उसको राशि की प्राप्ति हो गई। किसको राशि की प्राप्ति हो गई? फेरी वाले व्यापारी को। क्यों प्राप्त हो गया? क्योंकि उसने अगले व्यक्ति के माल को बेचा, बेचकर राशि दिया, तो उसके बदले उसको वहाँ से एक पुरस्कार की राशि प्राप्त हो गई, या उसी को बोलेंगे हम एक कमीशन की राशि प्राप्त हो गई। तो कुल मिलाकर कमीशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी का कार्य करने में सहयोग करता है, मदद करता है, तो अगला व्यक्ति पुरस्कार स्वरूप उसे जो राशि देता है वही कहलाता है कमीशन। आजकल तुम लोग भी कमीशन लेते हो। घर वाले कोई काम बोलते हैं तो ठीक है, वो लोग कर तो दूंगा, लेकिन इसके बदले इतना पैसा लगेगा, आने जाने में 10 रुपये खर्चा लगेगा, 20 रुपये खर्चा लगेगा, ऐसा, और 10-20 रुपये खर्चा मांगते हो खाने पीने के लिए, तब जाके घर का कार्य करते हो। ये भी एक कमीशन है। तो किसी का काम करने के बदले जो अतिरिक्त राशि हमको प्राप्त हो जाती है, उस राशि को ही क्या बोलते हैं अपन? कमीशन। आई बस में। फिर इसके बाद चलते हैं इसी में अपन देनदार। कमीशन के बाद आगे देखते हैं अपन यहाँ पर देनदार, या इसी को बोलते हैं अधमर्ण। देनदार या अधमर्ण। अधमर्ण मतलब आधा मरा हुआ, ठीक है नहीं? यानी हमने ए व्यक्ति ने ए ने बी को माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा और बी माल खरीदा, लेकिन रकम का भुगतान नहीं किया। वो बोलता है कि मैं 2 महीने के बाद इस रकम का भुगतान करूंगा। तो बी क्या बन गया हमारे लिए? देनदार। किसके लिए देनदार बन गया? ए के लिए देनदार बन गया। और 2 महीने के बाद बी ए को क्या देगा? पैसा देगा, उधार जो लिया था उस उधार रकम का भुगतान करेगा, विशु करेगा ए को। तो ए का देनदार कौन हो गया यहाँ पर? बी। बस हमारा ठीक उसी प्रकार से लेनदार जो हमसे पैसा लेगा, तो बी का लेनदार कौन हो गया यहाँ पर? ए। जिसने माल बेचा वह कहलाएगा लेनदार, और जिसने उधार माल खरीदा वह कहलाएगा देनदार। ठीक, आगे बात समय यहाँ तक।